हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोजाना ताजा खबरों के लिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पटना पहुंचे और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का बिहार से पलायन तय है। अखिलेश ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सराहना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने बिहार की जनता की आवाज बुलंद की है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा और कहा कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। कोर्ट को भेजे गए एक मेल में लिखा था कि जज के रूम में 4 RDX लगाए गए हैं। मेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा बताया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साइबर ठग पीएम किसान योजना का फायदा दिलाने के झांसे में लोगों को फंसाकर लाखों रुपए उड़ाने लगे हैं। उन्होंने मोबाइल पर लिंक भेजकर किसानों के अकाउंट का एक्सेस हासिल किया और फिर बिना अनुमति पैसे निकाल लिए। अधिकारियों ने चेताया है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करके या OTP शेयर करके धोखाधड़ी का शिकार न बने। किसान अपने अकाउंट और जानकारी की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी कादरी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दाढ़ी और मूंछ कटवाकर वह इंदौर कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने पुलिस को उसे 8 दिन की रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। पुलिस अब उसके द्वारा फंडिंग की गई रकम और अन्य आरोपियों तक पहुंच की जांच करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय जल्द ही सब इंस्पेक्टर 100 भर्ती रद्द कर सकता है। इससे पहले सरकार तय करेगी कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करें या नहीं। इस पूरे मामले में RPSC की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आम का सारका पुलिस में परबी के पास इसको साही तय कर रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में अब अनिश्चितता बनी हुई है। सरकारी स्तर पर अपील का फैसला आने तक परिणाम स्थगित रहेंगे। देहरादून से हैदराबाद जा रही फ्लाइट टेक ऑफ होते ही खराब हो गई। पायलट ने सुरक्षा कारणों से जयपुर एयरपोर्ट पर प्रायोरिटी लैंडिंग की। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और उन्हें होटल में ठहराया गया। प्रभावित यात्रियों के लिए आज ऑप्शनल फ्लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। यह घटना यात्रियों के लिए डरावना जरूर थी, लेकिन किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति से भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को नुकसान हो रहा था। इस पर ध्यान देते हुए कुछ उद्योगपतियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। इसके बाद सरकार ने चीन दौरे की तैयारी की ताकि व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत किया जा सके। इस कदम से भारत के व्यापारिक हितों की सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई। रमी और अन्य स्किल बेस्ड गेम चलाने वाली कंपनी A23 ने गेमिंग बिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का कहना है कि स्किल आधारित गेम को बैन करना गलत होगा क्योंकि इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी अपने कौशल का इस्तेमाल करते हैं, न कि सिर्फ किस्मत। आज इस मामले की सुनवाई होगी और अदालत के फैसले से भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर बड़ा असर पड़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक बैठक में मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो का IPO अगले साल जून तक आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी पीढ़ी की कामधेनु गाय है जो व्यापार और तकनीक में नए अवसर पैदा करेगी। अंबानी ने भविष्य में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिलायंस की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। भोपाल में किसान के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस जांच में पता चला कि हत्यारा किसान के साथ पिछले 3 महीने से रह रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि किसान हमेशा जेब में 20,000 30,000 रुपए नकद रखते हैं। लूट की नीयत से उसने कलालता किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और आर्थिक मदद भी मिलेगी ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें या रोजगार से जुड़ सकें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि यह कदम राज्य की महिलाओं को मजबूत बनाएगा और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा। हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 2001 से शुरू हुई यह परंपरा देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के योगदान को सम्मान देने के लिए है। कृषि प्रधान भारत की आर्थिक रीढ़ छोटे उद्योग रहे हैं। ये न सिर्फ रोजगार पैदा करते हैं बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाते हैं। आज भी देश के करोड़ों का लोग एमएसएमई से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लखनऊ हाई कोर्ट ने उस भाजपा नेता को सुरक्षा देने का आदेश दिया है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें Y+ कैटेगरी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पिचो की सुविधा मंजूर की है। भाजपा नेता ने दलील दी थी कि उन्हें जान का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे सुरक्षा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लखनऊ में संभल हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बर्ग का पुतला फूंका और नारे लगाते हुए कहा कि संभल में 1 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन की तरफी है के दौरान किसी तरह की बड़ी हिंसा की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हजारीबाग में एक महिला पारिवारिक कलह से परेशान होकर झील में कूदने की धमकी देने लगी। दोपहर 2 बजे स्थानीय लोगों ने उसे झील किनारे हंगामा करते देखा। महिला करीब 2 घंटे तक बेहोश रही। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित ढंग से अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि महिला को मानसिक तनाव था और उसे उचित मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो और सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग और साझा हितों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुवाहाटी स्थित असम राजभवन में नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया। 41 करोड़ की लागत से बने इस विंग का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के सुंदर परिवेश में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो राजभवन की कार्यक्षमता और सुविधाओं को और बेहतर बनाएंगी। भारत ने 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी करने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो अहमदाबाद को इस खेल आयोजन के लिए प्राथमिक स्थान के तौर पर चुना जा सकता है। यह फैसला देश में खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। देवाल क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग लापता हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और मदद पहुंचाने में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग और बचाव दल बचाव कार्य में तेजी से लगे हुए हैं। संभल में पकड़ा गया टेरर मॉड्यूल अब फिर चर्चा में है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में इस मॉड्यूल से जुड़े पाकिस्तान और अमेरिका के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें शामिल लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग और नेटवर्किंग के जरिए आतंक फैलाने की योजना बनाई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मॉड्यूल की कुछ गतिविधियां विदेश से प्रभावित और संचालित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी सिर्फ व्यापार या तकनीक तक सीमित नहीं है। मेट्रो परियोजनाओं से लेकर स्टार्टअप तक दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग विश्वास और मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जापान की तकनीक और भारत के युवाओं की ऊर्जा मिलकर दोनों देशों के लिए नई संभावनाएं खोल रही हैं। यह साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी। संभल जिले में हुई हिंसा की जांच के बाद 450 पेज की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं।
खासकर जुमे की नमाज को लेकर विवाद और हिंसा भड़काने वाले तत्वों की पहचान पर। अधिकारियों ने कहा कि हिंसा को रोकने और भविष्य में ऐसे घटनाओं को टालने के लिए सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बयान में कहा कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों के बीच भी बयान को लेकर बहस चल रही है।